मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़े ही अलग अंदाज हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, एक से बढ़कर एक डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार है। मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश हो गया है। यहाँ रिपोर्ट कार्ड नहीं, रेट कार्ड चलता है। शिवराज सिंह चौहान झूठ की दुकान है। शिवराज सिंह चौहान एक्टिंग करने के लिए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं शिवराज सिंह चौहान। इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और इन्हीं सब के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है बुंदेलखंड। जहां पहले मालवा निमाड़ को मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता था, बुंदेलखंड पर एकाएक सभी की निगाहें चली गई है। इसका कारण भी है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में विधानसभा की 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में से भाजपा के पास 19 सीटें हैं और भाजपा चाहती है कि उन सीटों पर अपना वर्चस्व बनाए रहे। सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना जिले बुंदेलखंड के प्रमुख इलाकों में शामिल हैं। 12 तारीख को मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने संत रविदास की स्मृति में 100 करोड़ के मंदिर का शिलान्यास किया था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मोदी जी को चुनाव के वक्त ही बात याद आती है, रविदास याद आते हैं। 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। शिवराज सिंह भी 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन मंदिर बनाने की बात अब आई क्योंकि चुनाव आया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा अनूठा हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले दलितों को केंद्र में रखा जाता था, अजा सीटों को केंद्र में रखा गया था। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में खास करके मालवा निमाड़ को माना, तब पूरा ध्यान बुंदेलखंड की ओर चला गया है। बुंदेलखंड इलाके में जो गतिविधियां हो रही, उन गतिविधियों को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं। उन विशेष मेहमानों का परिचय भी आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं श्रवण गर्ग जी। श्रवण गर्ग जी के अलावा हमारे साथ हैं विनोद पुरोहित। विनोद पुरोहित, राकेश अचल जी हमारे साथ हैं। सुभाष रानाडी जी हमारे साथ हैं और सागर की ही और भोपाल में रहकर पत्रकारिता करने वाली ममता मल्हार भी हमारे साथ हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों का स्वागत है और बत्ती जा रही है, आ रही है, क्योंकि यही इस प्रदेश की नियति है। सभी का स्वागत है। आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, इस सब का अर्थ क्या है, किस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से बदलाव है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या कहते हैं? क्या आरोप प्रत्यारोप का ये हर्ष होगा? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति वाकई इतनी ही धुआंधार होगी? क्या ये सब चुनाव की आहट है? चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी होने हैं, चुनाव तो राजस्थान में भी होने हैं, तेलंगाना में भी होने हैं, लेकिन एकाएक सभी लोगों के केंद्र में, सभी नेताओं के केंद्र में मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्यों आ गया है? आज शुरुआत करना चाहता हूं राकेश अचल जी के साथ। राकेश जी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर सारे देश का ध्यान है और मध्य प्रदेश एकाएक चुनावी राजनीति में पूरी तरह से केंद्र की राजनीति में आ गया है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो होगा वही दिल्ली में होगा 2024 में। अमित शाह जी कह चुके कि अगर मध्य प्रदेश हम चूके तो आगामी 50 साल तक मध्य प्रदेश तो क्या देश पर भी हमारी सरकार नहीं रह पाएगी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई मध्य प्रदेश इतना महत्वपूर्ण हो गया है और एकाएक क्यों? नमस्कार प्रकाश जी, सभी मित्रों को नमस्कार। बुंदेलखंड की जहाँ तक बात है तो बुंदेलखंड की राजनीति, प्रकाश जी आपको मालूम है कि सामंतवाद की गोद से निकली हुई राजनीति है। आज़ादी के बाद से लेकर और आज तक अमृतकाल में हम आ गए हैं।
यहाँ के जनता के दिमाग से और यहाँ के नेताओं के दिमाग से हम सामंतवाद को दूर नहीं कर पाए। और ये सामंतवाद आपको कांग्रेस के नेताओं में भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी मिलेगा। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में इसी आधार पर जो नतीजे चुनाव परिणाम के आए थे वो आप सबने देखे। और पहला मौका है मध्य प्रदेश के इतिहास में, श्रवण जी तो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव में निवेश किया जा रहा है। धर्म के नाम पर निवेश किया जा रहा है, जिलों के नाम पर निवेश किया जा रहा है, मंदिरों के नाम पर निवेश किया जा रहा है। तो बुंदेलखंड को भी इसी दृष्टि से सोचा गया कि इसे अगर हम 100 करोड़ का एक मंदिर रविदास के नाम पर दे दें तो इस बुंदेलखंड की कुचली, दबी, पिछड़ी, गरीब जातियां भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर देंगी। और स्वाभाविक है, जब आदमी खेती करता है, वोटों की खेती करता है, तो इस लिहाज से सोचता है। और लेकिन ये भूल जाता है कि बुंदेलखंड का एक तेवर अलग है, सामंतवादी मानसिकता है, मिट्टी में है। छोटे छोटे गरीब मोहल्ले में राजा होते हैं, भैया राजा, लल्लू राजा, टेढ़े राजा, सीधे राजा। लेकिन इसके बावजूद बुंदेलखंड की जो जनता है उसमें एक मिलिटेंसी भी है। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये कहानी शायद भारतीय जनता पार्टी बार बार भूल जाती है कि इसी कहानी के आधार पर आज उनके जो 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 अच्छा शिव साहब, ज्योति आपकी मध्य प्रदेश में जल रही है, उस जी उसका एक कुछ की आपकी आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है अचल साहब। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आपसे ही पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि वहाँ राजा भैया और राजा और ये सब चलता है। वहाँ तो जो थोड़े बहुत बाबा लोग होते हैं, बॉबी लोग होते हैं, उनके आगे भी सरकार जोड़ा जाता है। जैसे अगर आप साधु हो जाएं तो आपको अचल सरकार कहा जाएगा, तो ऐसा है क्या मध्य बुंदेलखंड में? अचल सरकार कहिए कुछ। आवाज आ रही है अब मेरी? अचल जी, मेरे अभी आपने कहा कि बुंदेलखंड में सामंतशाही बहुत ज्यादा है और वहां पे बच्चों के आगे भी भैया, दादा, राजा कहा जाता है। मेरा ये कहना है कि बुंदेलखंड में तो जो बाबा बाबा लोग हैं, साधु संत, उनको भी सरकार कहा जाता है। अगर आप साधु हो जाएंगे तो आपको अचल सरकार कहा जाएगा, अचल पत्रकार नहीं। क्या कहना चाहेंगे? ओहो, लगता है कि प्रकाश जी देखिए, सरकार शब्द का जो इस्तेमाल, हेलो हेलो जी हेलो, हाँ, जी हाँ, आ रही है। आवाज आई? आवाज आ रही हेलो, है। जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ यस। हाँ प्रकाश जी, बुंदेलखंड में जो सरकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो भी उसका जो टोन है, उसकी जो ध्वनि है वो भी सामंती है। सरकार यानी उस पूरे इलाके का मालिक, चाहे वो धर्म का मालिक हो चाहे जाति का मालिक हो। जैसे बागेश्वर धाम एक नई सरकार है, बुंदेलखंड में पंडोखर सरकार है। बुंदेलखंड में सरकारों की कमी नहीं है, लेकिन जो असली कानून और व्यवस्था और प्रशासन और विकास चाहिए वो नहीं है। बुंदेलखंड, पृथक बुंदेलखंड की मांग आपको याद हो पिछले 50 साल से चल रही है। इन 50 सालों में अनेक छोटे राज्य बन गए, लेकिन बुंदेलखंड के साथ न मध्य प्रदेश के नेताओं ने न्याय किया, न उत्तर प्रदेश के नेताओं ने न्याय किया, और वो दो पार्टों के बीच में लगातार पिस रहा है। अगर आप कभी बुंदेलखंड जाएं तो आपको यहाँ के विकास की हकीकत पता चल जाएगी। कई मामलों में हम अभी भी बिहार से भी पीछे हैं। बिहार में भी प्रगति पिछले 10 सालों में हुई है, लेकिन बुंदेलखंड जहाँ था वहीं है। यहाँ के लोगों को आप बागेश्वर धाम के जरिए भ्रमित कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को 100 करोड़ का एक मंदिर दिखा के भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं कर सकते, उद्योग धंधों की बात नहीं कर सकते, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की बात नहीं कर सकते। और ये काम न कांग्रेस ने किया, न भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि इन सब के बीच में एक नफरत भी बीच में आ गई है। लोगों को ठठलियां बांधने वाले धार्मिक नेता मिल गए हैं, सरकार मिल गई है। तो ये बहुत जहरीला पक्ष है इस विधानसभा चुनाव का, और मुझे लगता है कि ये परिणामों को प्रभावित करेगा। प्रकाश जी। जी, धन्यवाद।
अचल साहब, विनोद जी ने जो बात कही वो उससे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितना उससे सहमत या असहमत हैं? और क्या वाकई बुंदेलखंड का कल्याण करने की, बुंदेलखंड का विकास करने की भावना सरकारों में लगती है, या केवल चुनाव की वोट वो खेती करना? प्रकाश जी, देखिए, विनोद जी ने अपने अनुभव से जो कहा है उसको उसका प्रतिवाद करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। बुंदेलखंड को हमेशा ही इसी तरह से झुंझुने पकड़ा करके 1980 से लेकर और 2023 तक बहलाने की कोशिश की गई। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का हिस्सा छोड़ देता हूँ। आप याद करेंगे, जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों को लुभाने के लिए बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया। आज उस प्राधिकरण का कहीं पता नहीं है। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, ना उसने उसका ख्याल किया और ना भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार है। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का कोई अता पता नहीं है। दूसरे क्या हुआ है कि पिछले 2018 के चुनाव से लेकर अभी तक सिंधिया समर्थक जो इस अंचल के विधायक थे, उनमें से जिन जिन को भी मुख्यमंत्री बनाया गया शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में, वे सब बुरी तरह से बदनाम हुए पिछले 3 साल में। उन पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मंत्रिमंडल में आपस में मंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और स्थिति ये हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते हैं बुंदेलखंड से, उन तक को पूरी चुनाव अभियान की जो प्रक्रिया है उससे एक तरफ कर दिया गया है। बुंदेलखंड के सबसे वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव हैं। आज उनकी स्थिति है कि उनके विभाग में उनकी नहीं सुनी जा रही है। वो अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए अपने क्षेत्र तक सीमित है, ये उनको दूसरे पूरे बुंदेलखंड की चिंता नहीं है। गोविंद राजपूत नाम के एक सज्जन हुआ करते हैं, वो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जमाने से इस सिंधिया परिवार के प्रति निष्ठावान लोग हैं, लेकिन उनकी हालत भी खराब है। तो इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि अब इस इलाके में अगर ढंग से कोशिश की जाए तो 9 जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पास कांग्रेस पर 9 सीटें थी, वो कम से कम 2 गुना हो सकती हैं। मैं कल ही बुंदेलखंड के एक पिछोर विधानसभा क्षेत्र है, बहुत चर्चित क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस के केपी सिंह पिछले 6 टर्म से विधायक हैं। वहाँ मैंने देखा कि पूरी सरकार, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह दोनों शामिल थे, उस सीट पर अपना परिदृश्य बदलने के लिए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया जो पुलिस का इतिहास पुरुष माना जाता है, जिसने जो उमा भारती का धर्म भाई माना जाता है। तो जातीय आधार पर उसको प्रत्याशी बनाने के बाद एक साथ 409 करोड़ की योजनाओं का वहां कल शिलान्यास कर दिया। वहां सीधे सीधे सौदेबाजी की कि आप हमें इस बार सीट जिताइए, हम आपको पिछोर जिला बना के दे देंगे। यानी मध्य प्रदेश में जिले इस तरह से बन रहे हैं जैसे नगर निगम की सीमाओं में वार्ड बनते हैं। तो ऐसे आश्वासनों को देने का मतलब सत्ता की ओर से जो घबराहट है उसका प्रदर्शन है। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2018 से भी ज्यादा मुझे खराब लगती है, क्योंकि सिंधिया जी का, जैसा गर्गी जी ने अभी जिक्र किया था, जो प्रभाव क्षेत्र है बुंदेलखंड का, शिवपुरी भी बुंदेलखंड जैसे ही है, गुना में भी वहाँ भगदड़ है। सिंधिया के प्रभाव, जो पुराना संसदीय क्षेत्र था, वहाँ से लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लगातार शामिल हो रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी सब पूरी ताकत से रात दिन यहाँ डेरा डालकर बैठे हैं, लेकिन बुंदेलखंड की जो आवाज है, उसकी जो दम्ज है, वो शायद अभी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ में नहीं है। कांग्रेस ने उसको अपने अनुकूल शायद पाया है और इसीलिए खरगे जी को वहां पर इस बार लगाया गया, ताकि खरगे जी का इस इलाके में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जातीय जो उनका प्रभाव मंडल है उसको भुनाने की कोशिश इस बार बुंदेल